तो हेलो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसकेपी इंस्पायरेशन। तो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से जारी रखे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जीव विज्ञान के 7 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 5 नंबर वाले प्रश्न लेकर आए हैं, जो 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसे तैयार कर लीजिए। इन्हें तैयार करने के बाद आपका 15 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर यह वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपका 15 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसे लिखने में मुझे हैंड से कम 2 घंटे से ज़्यादा का समय लगा है। तो स्टूडेंट, चलिए आपको बताते हैं कि भ्रूणपोष क्या है। पहला टॉपिक है भ्रूणपोष क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पिछले साल भी आया था और प्रत्येक वर्ष पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लिखेंगे कि भ्रूणपोष एक पोषक ऊतक है जिसका निर्माण पुष्पीय पादपों में निषेचन के बाद होते हैं। भ्रूणपोष भ्रूण के विकास व बीज अंकुरण के समय उपयोग में आता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए है, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर लिखिएगा केंद्रीय भ्रूणपोष। पहला भ्रूणपोष है केंद्रीय भ्रूणपोष। इस प्रकार के भ्रूणपोष विकास में भ्रूणपोष केंद्रक बार बार विभाजन द्वारा स्वतंत्र रूप से बहुत से केंद्रक बनाता है, जो बाद में परिधि द्वारा विन्यासित हो जाता है। भ्रूणपोष के मध्य में एक केंद्रीय रिक्तिका बन जाती है। यह हो गया केंद्रीय भ्रूणपोष। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे जरूर आप याद कर लें। अगला है कोशिकीय भ्रूणपोष। तो इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, अतः यह आरंभ से अंत तक कोशिकीय रहता है। सामान्यतः इस प्रकार के भ्रूणपोष में चूस्कांग विकसित हो जाते हैं। कोशिकीय भ्रूणपोष में चूस्कांग विकसित हो जाते हैं। इतने आसानी से आपको क्लियर कराएंगे कि बिना याद करे ही आपको याद हो जाएगा। और तीसरा है हेलोबियम भ्रूणपोष। यह केंद्रीय तथा कोशिकीय भ्रूणपोष के मध्य का भ्रूणपोष होता है। यह केवल एक बीजपत्री के हेलोबियम में पाए जाने के कारण ही इसे हेलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। इसमें बीजांड द्वारा तथा निभागी प्रकोष्ठ उपस्थित होते हैं। आप ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। चलिए अगले टॉपिक पर पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता में अंतर। अगर ये 5 नंबर का आता है तो ये दोनों पूछेगा। 3 नंबर में आता है तो केवल सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता दोनों में से केवल एक भी पूछेगा तो भी 3 नंबर का प्रश्न बन जाता है। तो स्टूडेंट, अगर आप यह याद कर लेते हैं तो 6 नंबर का भी क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे अपूर्ण प्रभाविता। आइए इसको समझते हैं। इसमें F1 पीढ़ी में प्रभावी जीन अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाता, जिससे दोनों का मिश्रित रूप दिखता है। अपूर्ण प्रभाविता में इसमें F1 पीढ़ी में प्रभावी जीन अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाता, मतलब अपूर्ण रहता है इसका प्रभाव, जिससे दोनों का मिश्रित रूप दिखता है। क्लियर हुआ इसको? तो इसका उदाहरण भी आप याद कर लीजिए। मिराबिलिस जलापा में लाल और सफ़ेद फूल से क्रॉस के बाद गुलाबी फूल दिखता है। लाल और सफ़ेद फूल जब क्रॉस करते हैं, संकरण करते हैं, तो गुलाबी फूल इसमें दिखाई पड़ता है। उसके बाद अगला है सहप्रभाविता। इसमें F1 पीढ़ी में दोनों जनक के लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं, कोई भी एक दूसरे को दबाता नहीं। तो इसमें दोनों के समान लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे उदाहरण है मनुष्य का AB रक्त समूह। इसमें A और B दोनों जीन का एक साथ अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लीजिए। तो चलिए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो कि अगला टॉपिक है हमारा पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है और इनके प्रकार बताइए। ये भी 5 नंबर का बिल्कुल डायमंड क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो इसे आपको बताते हैं। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों में उत्पादक और उपभोक्ता के बीच संख्या, जीवभार या ऊर्जा के संबंध को ग्राफिक रूप में दर्शाना पिरामिड कहलाता है। तो यहाँ पर संख्या का पिरामिड इनके 2 प्रकार होते हैं। पहला है संख्या का पिरामिड। यह प्रति इकाई क्षेत्र में जीवों की संख्या बताता है। यह सीधा जैसे घास का मैदान है और उल्टा एक पेड़ पर रहने वाले पक्षी हो सकता है। उसके बाद जीव भार का पिरामिड। यह जीवों के कुल सूखे वजन को दर्शाता है। यह सीधा होता है लेकिन समुद्र में आगे है मछलियों का वजन शैवाल से अधिक होने पर उल्टा हो जाता है। और तीसरा ऊर्जा का पिरामिड है। यह सबसे महत्वपूर्ण है।
यह हमेशा सीधा होता है क्योंकि ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर केवल 10% ही बचती है। तो चलिए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। आशा करते हैं भी आपको समझ में। अगला टॉपिक है हमारा कैंसर क्या है, इसके कारण और उपचार लिखिए। स्टूडेंट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए आपको इसे समझा देते हैं बिल्कुल आसानी से। केवल आप एक बार इसे देख लीजिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। तो सबसे पहले परिभाषा, कैंसर की परिभाषा। सामान्यतः कोशिका विभाजन नियंत्रित होता है। तो सबके शरीर में कोशिका विभाजन तो होता ही है, लेकिन जब कोशिकाएं अनियंत्रित होकर तेजी से विभाजित होने लगती हैं तो ट्यूमर बना लेती हैं, तो इसे ही कैंसर कहते हैं। तो आइए फिर से आपको परिभाषा इसकी समझ लीजिए। सामान्यतः कोशिका विभाजन नियंत्रित होता है, लेकिन जब कोशिकाएं अनियंत्रित होकर तेजी से विभाजित होने लगती हैं तो ट्यूमर बना लेती हैं, तो इसे ही कैंसर कहते हैं। इसका क्या कारण है, कैंसर होने का क्या कारण है? तंबाकू का धुआं, यूवी किरणें, एक्स रे, कुछ वायरस और आनुवंशिक बदलाव के कारण ही कैंसर होता है। इसका ये दो प्रकार का होता है, सुदम ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर। सुदम ट्यूमर में एक जगह रहने वाला है और यह दुर्दम ट्यूमर बहुत ही खतरनाक होता है, पूरी शरीर में फैल जाता है। इसका उपचार, इसके तीन उपचार हैं। सबसे पहले ट्यूमर को काट के निकाल दिया जाता है। उसके बाद दूसरा है रेडियोथेरेपी। घातक किरणों से कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। जो घातक किरण होती हैं उनसे जो कैंसर कोशिकाएं प्रभावी हुई रहती हैं उसे नष्ट कर दिया जाता है। और तीसरा है कीमोथेरेपी। विशेष औषधियों का उपयोग करके कैंसर को ठीक किया जा सकता है। तो आशा करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे वाले टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रतिरक्षा किसे कहते हैं। प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। कितने प्रकार का होता है इसको भी लिखिएगा। तो ये बहुत ही सरल और आसान परिभाषा है। ये 5 नंबर में प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो केवल प्रतिरक्षा किसे कहते हैं आप इतना ही लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट यह लॉन्ग आंसर 5 नंबर वाला केवल 3 ही आंसर पूछा जाता है। अगर यह मेरी वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका 3 में 3 बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। चलिए आपको समझाते हैं। इसमें रहेगा शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। अर्थात जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसी को हम प्रतिरक्षा कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। पहला है सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा। यह हमें जन्म से मिलती है। यह गैर विशिष्ट होती है, जैसे हमारी त्वचा, आंसू और पेट का अम्ल जो कीटाणुओं को मार देता है। फिर अगला प्रतिरक्षा है उपार्जित प्रतिरक्षा। यह जन्म के बाद विशिष्ट रसायनों जैसे चेचक या कोरोना के संपर्क में आने पर विकसित होती है। इसमें स्मृति होती है, अर्थात इसमें मेमोरी होती है, जिससे अगली बार वही बीमारी आने पर शरीर उसे पहचान कर तुरंत नष्ट कर देती है। इसमें बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं मुख्य भूमिका निभाती हैं। प्रतिरक्षा भी आपको क्लियर हो गया। चलिए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध लिखिए या टिप्पणी करिए। कोई भी प्रश्न आए आंसर ही सेम होगा। तो आपको चलिए बताते हैं कि कैसे आपको लिखना है। सूक्ष्म जीव केवल बीमारियां नहीं फैलाते बल्कि मानव जीवन के लिए भी अनिवार्य हैं। ये जो सूक्ष्म जीव है केवल बीमारियां तो फैलाते ही, लेकिन मानव जीवन में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी है। तो सबसे पहले भूमिका है घरेलू उत्पाद, अर्थात दूध से दही बनाना, डोसा, इडली का किण्वन और ब्रेड बनाने में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। ओके, आपको दूध से जो दही बनता है वो भी सूक्ष्म जीवों के कारण ही दूध से फटकर दही बनता है, और डोसा इडली का किण्वन भी सूक्ष्म जीवों की भूमिका के ही कारण होता है, और ब्रेड बनाने में यीस्ट का प्रयोग भी होता है। तो और दूसरा है औद्योगिक उत्पाद। बड़े पैमाने पर पेय पदार्थ जैसे एथेनॉल और जीवन रक्षक एंटीबायोटिक बनाना, वहितमल उपचार, गंदे पानी को साफ करने के लिए जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला इसका भूमिका है जैव उर्वरक। राइजोबियम जैसे जीवाणु मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाता है। जो केंचुए जैसे जो जीवाणु होते हैं वो मिट्टी की उर्वरता का शक्ति को और भी बढ़ा देते हैं, जिससे फसलें और ही अच्छी होती है। इसलिए सूक्ष्म जीव मानव कल्याण में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक है अनुकूलन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो स्टूडेंट अनुकूलन उसे कहते हैं कि जीव की वह विशेषता
आकारिकी, शारीरिक या व्यवहारिक हो, जो उसे अपने पर्यावरण में जीवित रहने के योग्य बनाती है। जीव की वह विशेषता जो उसे अपने पर्यावरण में जीवित रहने के योग्य बनाती है, उसे ही अनुकूलन कहते हैं। ओके, आपको समझ में आया होगा आशा करते हैं। और उसके आगे उदाहरण भी पूछा है, तो उदाहरण इसका मरुस्थलीय पौधे जैसे नागफनी में पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। किस लिए कांटों में बदल जाती हैं, ये भी एक नंबर में पूछा जाता है कि नागफनी में पत्तियां कांटों में क्यों बदल जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए। और इसके आगे है और तना मांसल व हरा हो जाता है। और अगला है मरुस्थलीय जंतु। कंगारू चूहा अपने जीवन भर पानी नहीं पीता, वह अपनी आंतरिक वसा से ऑक्सीकरण से पानी प्राप्त करता है। आपको एक चीज़ बताऊं, आप दंग रह जाएंगे सुनकर। कंगारू चूहा एक है जो अगर पानी पी लेगा तो वह मर जाएगा। वो अपनी वह आंतरिक वसा से ऑक्सीकरण से पानी प्राप्त करता है। उसके बाद अगला उदाहरण है ऊंचाई पर अनुकूलन। पहाड़ों पर जाने पर शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है ताकि ऑक्सीजन की कमी पूरी हो सके। आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है पहाड़ों पर क्योंकि ऑक्सीजन कम रहता है, इसीलिए आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है ताकि ऑक्सीजन की कमी पूरी हो सके। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल रहेगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल एंड टेक केयर। जय हिंद।